आज के हमारे गेस्ट हैं हिमांशु चतुर्वेदी। नमस्ते। कैसे हैं आप हिमांशु? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। तो हर पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले मैं अपने जो गेस्ट होते हैं उनकी शुरुआत, उन्होंने उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कहाँ से शुरू किया, मैं वो जानना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये जो आपका फाउंडेशन है स्वाधीन सागर जी। फाउंडेशन, इसकी शुरुआत आपने कैसे की? क्या एक वो सोच क्या थी जिसने आपको एकदम से ट्रिगर किया कि नहीं मुझे ये करना है? एकदम से ट्रिगर जैसा नहीं कहेंगे। ये अगर लिखित रूप में कहें कि रजिस्ट्रेशन कब हुआ स्वाधीन सागर फाउंडेशन का, हम्म। तो वो तो 2020 में हुआ। लेकिन स्वाधीन सागर जिन कार्यों पर बेस्ड है, वो हम्म। कार्य मैं जब 8 साल का था तब शुरू हो चुके थे। मैं, मेरे साथी, मेरे क्लासमेट्स, मेरे हम्म। कॉलोनी के मेरे दोस्त मित्र, हम लोगों को ये लगता था कि नहीं, अगर कोई पशु है, कोई जीव है, कोई हम्म। मनुष्य है, तो उसका अगर हेल्प चाहिए, घायल है, तो हम लोग उसके लिए जितना कर पाए करते हैं। तो अब बाल्य अवस्था में इतना ही रहता है कि चलो डेटॉल खरीद लिए, उसके हम्म। पैर डाल लिए। हम्म। अगर गांव क्षेत्रों में या कॉलोनीज में देसी जुगाड़ देखा जाए कि माता पिता बताते हैं या कोई अंकल बता दिए, हम्म। चलो इसके ऊपर थोड़ा फिनाइल डाल दो, हार्पिक डाल दो, अगर कीड़े लगे हैं तो मर जाएंगे। तो हम्म। उस तरीके से हम लोग जुगाड़ करके चीजों काम करते थे और रिजल्ट उस समय भी आते थे। तो हम्म। मन में जब रिजल्ट आते थे तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता था ना, कि कोई कुत्ता है छोटा सा, उसके मुंह पर कहीं चोट लगी है और कीड़े पड़े हुए हैं, आपने उसका इलाज किया, वो आपके साथ खेलता आया है वर्षों से, हम्म। अचानक से आपने देखा उसे, चोट इलाज लगी। करने के बाद जब 10 दिन बाद वो ठीक हो गया, जब घाव भरने लगता है, तो जो सेटिस्फैक्शन मन में आता है, वो चीज फिर हमें बोलता है कि नहीं और करना है, और हम्म। कहीं भी करे तो चलो ये, और फिर वो धीरे धीरे आपके हॉबी बन जाती है, फिर उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगता है। हम्म। समय काल के बाद साथ जब लगता है कि यार ये इस चीज को तो कोई और एड्रेस ही नहीं कर रहा है, हम्म। समाज में लूप होल्स है कि समाज में समाज सेवकों की बहुत कमी है जो इस हम्म। चीज को एड्रेस करे, हर हम्म। चीज सरकार पे छोड़ भी नहीं नहीं सकते छोड़ हैं। सकते, बिल्कुल। हम्म। तो फिर तय किया कि नहीं, फुल टाइम इसमें देंगे। तो फिर कुछ और मुद्दे लेकर हम लोगों ने पूर्ण समय समाज सेवा को डेडिकेट करके, और उसमें मेरे साथियों ने मेरा साथ दिया। ठीक है, तो आपने जैसे बताया कि आपने महज 8 सालों में ये काम शुरू किया। जी। तो जब ये शुरू किया तो उस टाइम मतलब परिवार वालों ने कभी मना नहीं किया कि हिमांशु ये क्या कर रहे हो, बच्चे खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी? तो उन्होंने कभी रोकने की कोशिश नहीं की आपको? नहीं, उस समय ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, क्योंकि उस समय बहुत ही नॉर्मली चीजें चीजें हम लोग कर रहे होते थे हम्म। कि चलो कोई जीव है तो उसको चलो 10 मिनट 5 मिनट दे दिया, खेलने खेलने के साथ जुगाड़ कर लिया, "अरे यार लाओ ये काम, ये दवा डाल देते हैं, ये कर लेते हैं।" तो उस समय हम वैसे करते थे, एक जागरूक नागरिक हम्म। समय समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का ध्यान रख के कुछ ना कुछ समाज सेवा के लिए करता रहता करता है। रहता है। रेजिस्टेंस तो तब आना शुरू हुआ जब बोला कि नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, पूर्ण समय समाज सेवा को देंगे। एंड जॉब नहीं करेंगे, अब ये करेंगे। हाँ, तब रेजिस्टेंस शुरू हुआ जब कॉलेज टाइम के बाद। उस समय तो लगा चलो लड़का अच्छा है, चलो गलत एक्टिविटीज में तो नहीं है, सही हाँ। एक्टिविटीज में दिमाग लगाता है और बच्चों को साथ लेता है, समाज का भी लगता था, हाँ भाई मेरे बच्चे को भी ले जाया करो, साथ में किया करो, ऐसे तुम लोग 2 4 10 मिनट हम्म। 20 मिनट जो भी करते हो अच्छा लगता है देख के। तो हम्म। उस समय तो इट वाज लाइक कि चलो बहुत अच्छा है बेटा हम लोगों का। एक तो ये भी बहुत अच्छा लगा हिमांशु कि जब आप छोटे पर अगर ये काम, अगर आप जैसे आपने कहा कि आप अपने दोस्तों के साथ भी करते थे, तो एक जी। तरीके से आपने बचपन से ही ये काम शुरू किया, उनको जी। मोटिवेट करना, दूसरों को भी, अपने दोस्तों को भी। जी। तो जब वो पहला एक टाइम रहा होगा ना कभी भी कि किसी जानवर को देख के या किसको देख के आपको कोई मेमोरी है जो आपको लगा होगी कि नहीं मुझे ये मेरी जिम्मेदारी है? अह, देखिए, 2 3 ऐसे एग्जाम्पल्स मैं दूंगा जो सच में हमारे लिए बहुत संवेदनशील थे। हम्म। और लगा कि नहीं, अच्छा लगा कि नहीं, ये तो नागरिकों को ऐसे खड़ा होना चाहिए। और हम जब खड़े हुए तो हमें लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं एक आदर्श नागरिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज बोली हम्म। जाती हैं, उन पर हम खड़े उतरने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो हमारे भोजूवीर में, हमारे घर, मेरे घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर भोजूवीर मार्केट पड़ता है। हम्म। वहां पर एक नंदी महाराज सांड जो है, उनके पैर में बहुत तेज चोट लगी थी। तो हम अच्छा। लोग साइकिल से जाते थे, उनका रोज हम्म। आधा लीटर के लगभग पेट्रोल 10 10 मिनट के अंतर पे हम 3 4 बार डालते थे। वहां पे खड़े होकर आधा घंटा हम लोग खड़े होकर उनको दौड़ाते थे, डालते थे, हम्म। फिर 10 मिनट बाद फिर डालते थे, और वो ठीक हो गए 1 महीने बाद। दूसरा एक वाक्य है, बीएचएल के सामने एक बूढ़ी माँ मानसिक रूप से कुछ कम सक्षम थी, हम्म। और अपने ही मल मूत्र में लिपटी हुई थी, हम्म। और बीच सड़क पे ऐसे रेंग रही थी।
लगता था देखने में कि कहीं घर से भटक गई हैं, या आजकल ऐसा भी होता है कि कोई छोड़ के चला जाता है। चला जाता है। तो उनको हम और मेरे दोस्त गए, उठा के बगल एक पेट्रोल पंप था, वहां पे उनको ले आए, प्रयास किए कहाँ कहाँ से क्या किया जा सकता है, पुलिस संपर्क किया, सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया, मम्मी से बात की तो मम्मी बोली घर आओ, अच्छा ठीक है चलो उनके लिए कपड़ा वपड़ा लेते जाओ। कपड़ा ले गए तो पता चला कि इनको पूरा गंदी है। तो हम लोग फिर, अब बूढ़ी हैं और हम लोग अपना बालक समझ के ही हम लोग कहेंगे उनको पूरा हम लोग नहलाए अच्छे से, और पेट्रोल पंप पे साड़ी का ऐसे बॉर्डर बना के, फिर उसके बाद से उनको जहां जहां घाव हुए थे उनको हम लोग ठीक किए। तो जब इस संवेदनशीलता में एक 10वीं कक्षा का बालक पहुंच जाता है अपने दोस्तों मित्रों के साथ, तो एक माहौल बहुत अलग हो जाता है, समाज को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। और वो कहीं ना कहीं तभी संभव है जब मेरे माता पिता ने जो मुझे आदर्श जो संस्कार दिए, और जो मेरे घर आने वाले धार्मिक जन जो साधु संत हैं, लगातार जो पूजा पद्धति में लगे रहते थे, उन्होंने जो संस्कार जो मेरे समाज ने सिखाया, और जिस तरह समाज का साथ मिला, तो ऐसी सेंसिटिव जगहों पर हम लोगों ने जो कुछ प्रयास किए उसमें सफल हुए। फिर उनको हमने हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती कराया, वृद्धाश्रम की खोज हुई, कहाँ खाली जगह है वहां हमने भर्ती कराया। फिर उनके पास आईडी कार्ड नहीं था कि एडमिशन हो सके, तो उसके लिए हमने उपाय निकाला। तो काफी जो रेजिस्टेंस, फिर आप देखते हैं कि समाज में तो इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। फिर लगता है कि नहीं, अगर आप कैपेबल है, भगवान कहीं ना कहीं से तो आपको सफल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शक्ति दे रहे हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं फिर उन चीजों से दूर नहीं हटना चाहिए, अगर भगवान आपने आपको समर्थ बनाया है तब। तो चलिए, अच्छा लगा ये जान के, क्योंकि ये तो बहुत ही दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। ठीक है। अच्छा हिमांशु, इतनी सारी सेवाएं की आपने जानवरों की, कभी ऐसा कोई केस रहा जब आपने अपनी पूरी जी जान लगा दी हो और आपको सफलता ना मिली हो और आप उस जानवर को बचा ना पाए हो? अभी वर्तमान में महीने में हर महीने एक दो केसेस ऐसे आते हैं अच्छा। कि हम उनको बचा नहीं पाते हैं, हैवी एक्सीडेंट्स हुए रहते हैं, सीवियर केसेस होते हैं। आईसीयू हमारे पास वाराणसी में है नहीं, मिर्जापुर में है, लखनऊ भी ले जाना पड़ता है सर्जरी के लिए। तो कितनी बार तो ऐसा होता है हम पहुंचे ही आधे रास्ते, वाराणसी बॉर्डर ही क्रॉस किए हैं, क्योंकि मिर्जापुर में बरकछा का बीएचयू का एनिमल मेडिकल कॉलेज है। अच्छा। तो वहां जैसे बीएचयू, यहाँ पे वाराणसी में मनुष्यों के लिए ट्रॉमा सेंटर है, वहां पे एनिमल्स के लिए मेडिकल कॉलेज है, बहुत अत्याधुनिक है। तो वी आर ट्राइंग कि वो बनारस में भी हम उसको बनाएं वैसा ही, लेकिन केसेस तो वैसे होते हैं। पहला केस जब हुआ ऐसा कि आप किसी जानवर को बचा नहीं पाए, वो फीलिंग क्या थी? वो तो देखिए याद करते हैं और पूरी कॉलोनी याद करती है। अच्छा। कि ऐसा भी हुआ था, क्योंकि एक बछड़ा था, उसको हम लोग ले आए थे, और उसका क्या हुआ था कि गाड़ी ने उसको पूरे हाईवे पर लगभग आधा किलोमीटर तक घसीटा था अपने साथ में। अब उसकी गर्दन जो है कट गई थी, जिंदा था, और सारी चीजें एक्टिव लग रही थी, ब्लड लॉस हुआ था। तो हम लोग अभी उस समय इतना हमारे पास ज्ञान भी नहीं था, संसाधन नहीं थे कि हम उसको तुरंत मिर्जापुर लेकर भागे। तो लोकल डॉक्टर दिखाया, उन्होंने स्टेचेस वगैरह लगाए, लेकिन होता क्या है कि अगर आपको मशीनरी प्रॉपर ना हो तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको हाथ से करनी पड़ती हैं। अब नसें तक बाहर निकलती थी, हम लोग उसको जब ड्रेसिंग करते थे तो उसको निकाल कर साफ करके वापस गर्दन में पूरा सारे उसके ऑर्गन्स डालना। तो 5-6 दिन तक वो सरवाइव किया, बैठना भी शुरू कर दिया था, और बैठकर खाना खाता था। और ये बोलते हैं गौवंशों में कि पगुरी अगर करने लगे, जो गाय अपना मुंह हिलाता है, तो वो गौ माता जब करने लग जाए, इसका मतलब है कि वो हेल्दी है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, इसका मतलब कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो बच जाएंगे। बट वही है, कौन कहाँ इन्फेक्शन फैला था, क्या धीरे धीरे कोई ऑर्गन डैमेज हो रहा था, हम बचा नहीं पाए। और इतना मेरे से लगाव हो गया था, क्योंकि वैसा केसेस, उतना सीवियर केस हम लोग पहले लाए नहीं थे। हम लोग हिम्मत जुटाए नहीं, चलो सारे दोस्त हेल्प करेंगे, जो दवाई होगी लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर साहब आप इलाज करिए बस। डॉक्टर साहब भी दिन में 2 बार विजिट करते थे। और एक दिन सुबह उठे, गए देखे तो बचे नहीं, और वो मेरे आंख से रोना निकला, और फिर उसके बाद आंखें आंसू, और फिर दहाड़े मार मार कर रोना, पूरा घर परिवार कॉलोनी वाले मेरे ऊपर, किराएदार सब लोग आगे, क्या हुआ क्या हुआ। फिर उसका अंतिम संस्कार किया गया अच्छे से। तो पहला तो ऐसे ही था, क्योंकि हम समाज सेवक है ना, हम लोग डॉक्टर्स की तरह ट्रेंड नहीं होते हैं कि हमारा हाथ ना कांपे, हम लोग दिल से ही अपना काम कर रहे होते हैं। थोड़ी बहुत साहस होती है, ज्ञान होता है कि नहीं, जब इलाज कर रहे हैं तो
उतना सेंसिटिव नहीं होना है कि खून को देखकर उल्टी कर दे। हम्म, वो डॉक्टर जैसा इंस्टिंक्ट आने लगता है। धीरे बट धीरे। देखिए, वो एनकरेजमेंट, वो जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो तो हमारा हृदय ही होता है। हम्म, उसको आदत जब नहीं होती है तो कुछ ऐसा देखता है जो पहले ना देखा, हाँ, वो भी इसके साथ, जिसके साथ आप 7 दिन तक आपका लगाव हो गया हो, हम्म, आपकी इच्छाएं बढ़ रही हो, आपकी आकांक्षाएं बढ़ रही, अभी बच जाएगा, बच अभी खड़ा जाएगा। होगा धीरे धीरे, अभी तो बैठा है, अभी हम्म, पगड़ी कर रहा है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि अब स्ट्रेंथ आएगा। एंड देन आपको एक सुबह अचानक उठते हैं और आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। हम्म। फिर आप निराश हो जाते हैं, तो वो फिर दिल टूट जाता है। तो ये कंपैशन जो है, जी। ये इसने आपको स्ट्रांग बनाया या इमोशनल बनाया? देखिए, अगर ज्ञान होता है धर्म का, हम्म, तो आप करुणा में आप कभी भी कमजोर नहीं होते हैं। हम्म, करुणा का जगह अलग है, हम्म, लेकिन धर्म की जगह अलग है। अलग हमने है। हमें वो सिखाया गया है कि जब भगवान श्री राम से भरत जी मिलने पहुंचे जंगल में, हम्म, तो दोनों रोए। हम्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान श्री राम धर्म से विमुख होकर हम्म, वापस अयोध्या के लिए लौट गए। तो हम्म, माता पिता के संस्कार हैं, काशी विश्वनाथ जी की नगरी है, साधु संतों की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। मैकॉले शिक्षा पद्धति अभी उतनी प्रभावी हुई नहीं है हमारे हुई यहाँ। नहीं है, हाँ। तो ठीक है, अभी उतना कमजोरी हमारे यहाँ आती नहीं है। और वैसे भी जब काम आगे बढ़ना होता है, प्रारब्ध होता है, प्रकृति ने निर्धारित किया होता है, तो फिर अगला केस भी ले आओ, देखते हैं, चलो उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना ये है कि इमोशनल भी अगर आप हो रहे हैं तो ये भी कुछ कोई गलत बात गलत नहीं नहीं है, है, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप जब तक उस पॉइंट तक पहुंचेंगे नहीं, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। तो ये एक चीज मुझे लगता है कि कंपैशन अगर इमोशन भी क्रिएट कर रहा है, जी जी इमोशनल आप हो रहे हैं, जी। तो ये भी आपके लिए बहुत। बहुत। वैसे तो कहा जाता है कि जी मेल वर्जन जो है वो ज्यादा इमोशनल होते नहीं है, जी। बट नहीं ऐसा, मैंने ऐसा देखा नहीं है। नहीं ये आजकल सोशल मीडिया पे और जेनजी इसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। हाँ, बट हाँ। एक्चुअली में भावनात्मक दोनों के अंदर होना चाहिए, मेल हो या फीमेल हो। हम्म, और हमारे पुरातन कथाओं में भी हम्म, राजा से लेकर किसान तक हम्म, सबके अंदर भावनाएं हम्म, प्रदर्शित की गई हैं। हम्म, और कभी शर्म नहीं आई है कि हम भावनाओं को जाहिर करने में घबराते हों, भले वो भगवान श्री राम के आंसू हो या भगवान परशुराम का क्रोध हो। भावनाएं निकल रही है तो निकलने दो, निकलने क्योंकि दो। जब तक निकलेगा नहीं तब तक समाधान कैसे निकलेगा, तब तक सही बिल्कुल, रास्ता कैसे निकलेगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल। चीजें लेकिन हैं। बस वही है कि आजकल सोशल मीडिया कह लो या जो भी कह लो, छुपाने की लोग कोशिश थोड़ा करते हैं। कतराने की हाँ कोशिश हाँ हाँ। करते हैं इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जैसा कि आप हमारी बात हुई थी पहले भी कि 350 प्लस गौवांश, हम्म, 50 प्लस सांपों को आपने बचाया है, जी और भी काफी सारे जी। जानवरों को। डर नहीं लगता कभी भी? हम्म, डर तो सच बताएं तो लगता है, हम्म, क्योंकि आप जब तक डर नहीं है आपके मन में, हम्म, तो आप प्रैक्टिकल होकर काम नहीं करेंगे। हम्म, डर भी जरूरी है, उस डर को सामना कैसे करना है, प्रिकॉशंस क्या क्या जरूरी हैं, हम्म। ये होना चाहिए। अब सांप को देखकर ना डरें अगर आप, तो कहीं ना कहीं मूर्खता है। बेवकूफी है, तो सही बात ऐसा है। बोलना गलत होता है, हर एक व्यक्ति डरता है। हम्म, लेकिन डर की एक जगह दिमाग में अलग होती है। हम्म, डर आपके मेंटल स्टेबिलिटी को, आपके फोकस को, आपको करना क्या है, आपके रास्ते में अड़चन नहीं बनना चाहिए। डर एक प्रिकॉशनरी, एक सिग्नल होना चाहिए कि देखो इस चीज से बचना है। बचना है। तो बस उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डर तो हमेशा लगता है। लगता है। आ, आपने पर्यावरण को भी संरक्षण करने के लिए वृक्षारोपण भी करते हैं आप लोग। जी जी। क्या ऐसी चीज है जिससे आप युवाओं को प्रेरित करते हैं या उन्हें मोटिवेट करते हैं? कैसे देखिए, अपनी तरफ खींचते हैं उनको? देखिए हम युवाओं को सीधी 5 बातें ध्यान में होनी चाहिए जो हमारे हिसाब से आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जेनजी जो है वो स्क्रीन टाइम, उन, ज्यादा जा रहा है। हाँ, उनका उनके लिए स्क्रीन एक टूल नहीं बल्कि टेरिटरी बन गया है। ट्रू। अब उनको जो चीज़ दिखता है फ्रेम करके फोटो में, वो उनके लिए सही होता है। उनको सुनना ठीक है, बहुत कम ज़रूरी है। स्पर्श करना, देखना, सच में किसी को विटनेस करना किसी चीज़ को जाकर, वो कहीं ना कहीं एक उनके लिए इम्प्रैक्टिकल हो गया है। पाँवों का उपयोग केवल तब करना है जब आपको अपने बेड से उठकर अपनी चेयर पर जाना है, चेयर से वापस बेड पर आना है। तो यहाँ 5 चीजें जो जरूरी हैं समाज में युवाओं के लिए, बेसिकली जेनजीज के लिए, वो ये है कि वो 5 फैक्टर्स को जाने। पहला, उनका प्रोफेशन।
उनको पढ़ाई करनी है या फिर उनको काम करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। हम्म, दूसरा उनका परिवार को समय देना बहुत जरूरी है। तो अगर 8-10 घंटे चलिए आप काम करते हैं, ये मैं 8-10 घंटे तब बोल रहा हूँ जब बहुत लग के, डिटरमाइंड होकर, बहुत फोकस होकर, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 8-10 घंटे आप पढ़ाई को दो, अपने प्रोफेशन को दो। 1 घंटे या 2 घंटे अपनी फैमिली को निकालो। 10 घंटे, 12 घंटे हो गए। फिर आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, कि अगर आपका शरीर ही हेल्दी नहीं रहेगा तो वो अग्रेशन, क्योंकि आपकी जो मेंटल क्षमता है, मानसिक क्षमता है, और आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते आप अपने शारीरिक क्षमता से। तो शारीरिक उपयोग बहुत जरूरी है। तो अगर वो नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, कहीं ना कहीं आप क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक जो हम लोग परिवेश में हम लोग कहीं ना कहीं दूर होते जाते हैं, जो आजकल की युवाओं में आ रहा है। इसीलिए अब वेस्टर्न कंट्रीज स्क्रीन पर बैन लगा रही है 18 साल की उम्र तक, कि इसको तो जरूरी नहीं है। तो शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। चौथा, मेडिटेशन करें। मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी, जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और वो तभी होगा जब आप, मोदी जी बोलते हैं ना कि दिन में 2 बार पसीना बहाना तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे इन द सेंस उनके लिए 18 साल की उम्र तक के लोग, तभी जाकर आपका शारीरिक विकास होगा। और ये सब जब आप कायदे से करते हैं, 10 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं 10 घंटे, 1-2 घंटे आप अपने परिवार को, 12 घंटे मान लीजिए, फिर 1 घंटा शारीरिक स्वास्थ्य को, 13 घंटे हो गए। 15 मिनट सुबह मेडिटेशन, 15 मिनट सोने से पहले मेडिटेशन पर्याप्त है। आधा घंटा ये देख लीजिए, 13.5 घंटे हो गए। फिर 1 घंटे सामाजिक स्वास्थ्य को भी देना आवश्यक है, अंतिम। तो यहां उसके लिए आप कैसे समय निकालते हैं? अब सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होगा? आपके दोस्त मित्र भी उसी में हो गए, कोई मंदिर है, कोई मठ है, या कोई सामाजिक काम है, या आरएसएस की शाखा लग रही है, या किसी भी आर्य समाज में आप जुड़े हैं, कहीं किसी संगठन में जुड़े, किसी सोसाइटी में जुड़े जो सच में ग्राउंड वर्क कर रही है, नॉट बिकॉज कि चलो पार्टी करने के लिए जुटते हैं, बातचीत करने के लिए जुटते हैं। वो हो गया, अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताना, ये सब सामाजिक स्वास्थ्य में ही आता है, अपने पड़ोसी के साथ समय बिताना। तो ये 5 चीजें तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप सामाजिक संगठन निर्माण नहीं करेंगे। आप स्क्रीन कितना भी टाइम देख ले, आपका नेता वही बनेगा जो या तो बाहुबली है, या तो जिसके पास ज्यादा पैसा हो गया, जिसके पास ज्यादा बिजनेस आ गया। और फिर समाज में जो है एक डिसबैलेंस क्रिएट होता है। समाज का नेतृत्व ऐसे हाथों में जाता है जो सड़क पर रेगिस्तानी पौधे लगा रहे होते हैं, जबकि जरूरत होती है पीपल, बरगद, गूलर की। तो ये करप्शन वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझिए, वो चीजें तो दूर की बात है, जब स्वाधीन सागर को बुलाया जाता है कि यहाँ तो देखिए, प्लीज आइए, यहाँ एक व्यक्ति एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है और आपकी यहाँ जरूरत है, और हमें जाना पड़ता है, जो हम उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं स्वाधीन सागर है, लेकिन हम 17 घंटे थाने में बैठकर एफआईआर कराते हैं। क्या वहां के समाज का वो दायित्व नहीं था कि उसके लिए प्रोटेस्ट करे? और पुलिस का ये दायित्व नहीं था कि उसको सेल्फ कॉग्निजेंस लेकर एफआईआर करें? लेकिन हम जो समाज सेवक की अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है शहर की। तो नागरिक जागरूक ही नहीं है, जागरूक है तो संगठित नहीं है, उनको पता नहीं कि काम कैसे करना है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब समाज को आप समय नहीं देते हैं। और समाज को समय तभी दे पाएंगे जब ये 4 चीजें पहले करेंगे। जेब में पैसा होगा, प्रोफेशन से आप, पढ़ाई आप अच्छी कर रहे होंगे, स्वयं से संतुष्ट होंगे, परिवार आपका मजबूत होगा, परिवार से आप संतुष्ट होंगे, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से मजबूत होंगे, तभी जाके तो समाज के लिए थोड़ा वो समय स्पेयर कर पाएंगे। अदरवाइज खुद से परेशान है तो क्या समाज को समय देंगे, देश को क्या समय देंगे? तो एक मजबूत नागरिक ही देश के विकास में अपनी योगदान दे सकता है। लेकिन मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी इसी चीज़ के साथ कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर चीज़ से समृद्ध होते हैं, मेंटली स्ट्रांग भी होते हैं, फिर भी वो अपनी पर्सनल जिम्मेदारियों से बहुत पीछे भागते हैं। बिल्कुल, मैंने ये भी देखा है। तो उनको एक्चुअली उठने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर आगे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो फिर चीज़ों पे सुधार होना बहुत मुश्किल है। और फिर हम बैठ के एक दिन कैंडल मार्च निकाल के या जय हिंद जो भी है बोल के, नारे लगा के सरकार पे सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाते हैं। और ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं उठेंगे, हम दूसरे पे उंगली उठाने वाले कौन है? आज का जो यूथ है वो किस चीज़ से परेशान है? पैसा से, या उसकी लाइफ का कोई गोल नहीं है? क्या नोटिस किया है? क्योंकि आप इतने लोगों से, बच्चों से मिलते हो, उनसे बात कर रहे हो, तो क्या नोटिस किया आपने? देखिए, एक तो परेशानी होती है कि आपको जो पता है, और एक जो परेशानी जो आपको पता नहीं लेकिन परेशानी है। हिडन प्रॉब्लम्स जो आपको खुद नहीं पता है कि मैं इससे परेशान हूँ। देश में इस समय 14.5% जो हमारा युवा है वो नशे की चपेट में है।
और ये संख्या जब में आप होता है तो ये अबव 16 करोड़ है। 16 करोड़ से ज्यादा लोग। अब 16 करोड़ से ज्यादा लोग जब नशे की चपेट में हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, उसमें अब अलग से डेटा है बच्चों में, तो वो 1.7%, मोर देन 2 करोड़ जो हमारे बच्चों की पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं से इनहेलेंट या अलग अलग ड्रग्स से वो फिर परेशान है। तो देश का ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किधर जा रहा है? और ये डेटा मेरा नहीं है, यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रग कंट्रोल और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ये डेटा है। और आप जानते सरकारी डेटा क्या जमीनी स्तर की सच्चाई होती है, डेटा का सर्वे का रिजल्ट क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश का युवा है वो आज के डेट में 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा का जो बालक है, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नो मैटर किस आप बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, बस आपकी जेब में पैसा का अमाउंट अलग है, आप जा उसी डायरेक्शन में रहे हैं जहां पे आप उस पैसे से वो चीज खरीद सके। या तो एक गुमटी हो सकती है गांव की, या तो कोई आप व्हाइटनर खरीद रहे हैं किसी स्टेशनरी से, या फिर आप चाय सुट्टा बार पे अपना बर्थडे मना रहे हैं। आपको नहीं पता है, फैमिली प्रेशर जा रहा है, हमको अभी अपाचे आरटीआर चाहिए, हमको तो कार खरीद दो। भाई मैं 12 तक हम लोग साइकिल खरीद मिल जाती थी तो हम लोग खुश होते थे। आप क्या कर रहे हो? क्या किस तरफ देश जा रहा है वो नैरेटिव। अच्छा ये सबसे बड़ी बात है, ये नैरेटिव कौन बिल्ड कर रहा है? ये नैरेटिव वही बिल्ड कर रहा है जो बैंगलोर के आईपीएल टीम का नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको टैकल करने की जरूरत है, बिकॉज हमारा युवा अगर अपना गोल ये रखेगा कि मैं अपने बर्थडे की पार्टी में ग्लैमर कैसे लाऊं, मैं अपनी बर्थडे की पार्टी में स्कॉच की कौन सी बॉटल रहेगी, जब तक अच्छे वीआईपी स्कूल से लेकर किसी जो है मध्यम वर्गीय या 100 रुपया 200 रुपए वाले स्कूल में भी अगर ई सिगरेट या बीड़ी पकड़ी जाती रहेगी, जो ये 4-5 साल से ट्रेंड शुरू हुआ है, तब तक देश का युवा चाह कर भी अपना गोल कैसे निश्चित करेगा? वो तो कहीं और परेशान है ना। अब उसको परेशानी नहीं पता है मेरी क्या है, माता पिता परेशान है, ये बाइक क्यों मांग रहा है, चलो इसके सारे दोस्तों के पास है तो ये मांग रहा है, लेकिन उनको नहीं पता है कि वो बाइक से जाने कहां वाला है, उसको आपने कहां तक का एक्सेस दे दिया। आप 1 किलोमीटर के दायरे में पहले थे तो आपको पता चलता भी था कि बच्चा कहां जा रहा है। अब 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस हो गया है, माता पिता अनभिज्ञ हैं। तो पहले सबसे जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको जरा बिल्डअप करने की जरूरत है, उस नैरेटिव को तोड़ने की जरूरत है जो हमारे युवाओं को भ्रमित कर रहा है। उसके बाद हमारा युवा, जब ये चीजें नहीं रहती हैं, जब आप बच्चे को टीवी पर कार्टून लगाकर नहीं देती है ना, तो बच्चा खुद ब खुद किसी मिट्टी से, किसी खिलौने से गुड़िया और राजा का खेल खेलना खुद अपने दिमाग में डेवलप करना शुरू कर देता है। उसको फिर पता चल जाता है मुझे खेलना कैसे है। तो पहले उनकी डायरेक्शन बदली जाए, जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं उस नैरेटिव को तोड़ा जाए, उनका वो एक्सेस वहां से बंद किया जाए। ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों में स्क्रीन पर बैन लगाया जा चुका है। हम कब जगेंगे? क्या उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम वहां पे स्क्रीन आई? चलो 10 साल पहले आई, हमारे यहाँ 10 साल बाद आई, तो क्या हम लोग भी 10 साल बाद ही बंद करेंगे या हम उनकी गलतियों से पहले सीखेंगे? तो ये हमारी माताओं को पता चले कि अगर आपका बच्चा 2 से 3 4 साल का है तो उसको कोई एनिमेटेड कार्टून लगाकर ना दिखाया जाए, उसका खामियाजा आपको 5 से 6 साल बाद भुगतना पड़ेगा, जब वही बच्चा डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर वो रो नहीं रहा है तो उसके दिमाग में इतना कंफर्ट जोन है कि उसको पता ही नहीं कि आगे चलकर सामाजिक प्रेशर कैसे झेलना है। बच्चों का रोना एक नेचुरल तरीका होता है, उसको बताता है कि नहीं पेशेंस रखना है, इतनी जल्दी आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आपको खुद खोजना है कि आपको शांत कैसे रहना है, भोजन का इंतजार कितने देरी पे करना है, आपको एंटरटेन करना है अगर खुद को तो उसके लिए क्या तरीका अपनाना है। वो खुद उसको क्रिएटिव बनाता है, खिलौनों से, कहानियों से, इंटरेक्शन से, समाज को सुनने की क्षमता देता है कि नहीं भाई अब यहाँ बिजी कार्टून में तो वो दादी नानी मामा फूफा की कहानियां क्या सुनेगा, क्या उनसे बातचीत, क्या उनको परेशान करेगा। सो फर्स्ट वी नीड टू डील विद दिस नैरेटिव कि जो एनिमेशन, स्क्रीन टाइम, ये सभी या तो सब्सटेंस एडिक्शन, ड्रग्स, अल्कोहल, या तो बिहेवियरल एडिक्शन जो हमें पता नहीं है लेकिन एडिक्शन का ही फॉर्म है, और हम लोग उसको ना तो एक्नॉलेज कर रहे हैं ना एड्रेस कर रहे हैं। अब इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि इसको तो पूरा बॉलीवुड विंग सपोर्ट कर रहा है, रोकेंगे कैसे जब तक आप उन पे रोक नहीं लगाएंगे? देखिए बॉलीवुड वही करता है जो समाज चाहता है, जहां से उनको पैसा आता है। अक्षय कुमार जी 2017 में बोले थे कि ये तो शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, ये तो एक तरह से अज्ञानता है, कहाँ पैसा वेस्ट किया जा रहा है।
और जब समाज हिंदू एकजुट होना शुरू होता है तो आप 2020 में बकायदा काशी विश्वनाथ जी पे जाके पूरा रुद्राभिषेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लोग, देखिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बोला ना कि मैं उसी शब्द का उपयोग करूंगा, ये नहीं, मेरा शब्द नहीं है, उन्होंने ही बोला ये लोग तो भांड है। ये लोग तो गांव के बाहर पहले रखे जाते थे एंटरटेन करने के लिए, और बोला जाता था गांव के बाहर हम आएंगे, पैसा देंगे, सुनेंगे, फिर गांव से बाहर ही बाहर चले जाना, अंदर मत आना, बिकॉज आप लोग फिर सोसाइटी को दूषित करोगे। तो द कंट्री नीड्स टू नो कि ये जो एंटरटेनर्स हैं, नाच गाना करने वाले लोग हैं, इनकी जगह कहाँ होती है। ठीक है ना, ये कुछ भी करेंगे आपको एंटरटेन करने के लिए, अब खुद भी तो बर्बाद हैं। हनी सिंह का जीवन कैसा रहा, सही बात आप शाहरुख खान के बच्चे का जीवन कैसा रहा है, क्रूज पे पकड़े गए ना ड्रग्स करते हुए, तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, देश को भी वही सिखा रहे हैं। बस बताना देशवासियों को है कि भैया आप जानो विलेन कहां है, आप इनसे गाना गवाओ, संगीत कराओ, लेकिन जीवन में अगर उतारना है किसी को, तो आप देश पर खड़े उस सैनिक से सीखो कि अपना जीवन कैसा होना चाहिए। आप इसरो में काम कर रहे किसी वैज्ञानिक से सीखो कि जीवन कैसा होना चाहिए, उस कैलाश सत्यार्थी से सीखो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अरे कुछ नहीं तो अपनी क्लास टीचर सीखो कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए, जो आपको पढ़ा भी रही है या पढ़ा रहा है और फिर अपने घर परिवार भी चला रहा है। तो एक आदर्श जीवन शैली को एक आदर्श व्यक्ति ही समाज का सिखा सकता है। ये आजकल जो नया नया आया है, ट्रांजिशन पीरियड है, मूवी, सीरियल, नेटफ्लिक्स, तो ठीक है, बट हाँ अवेयरनेस फैलेगी तो फिर देश का समाज हमारा खुद ब खुद सही रास्ते पे आएगा। और जब अवेयरनेस आएगी, जब इनको बॉयकॉट किया जाएगा इन चीजों पे, तो देखिए अभी एंटी हिंदू चीजें बनना कितनी कम हुई हैं, ये चीजें भी बंद कर देंगे ये लोग। अभी तो पैसे के लालच में कुछ भी करते हैं। गवर्नमेंट इस पे कोई काम कर रहा है कि सरकार तो काम कर ही रही है। अभी उड़ीसा में पान मसाला गुटखा पे पूरी तरह प्रतिबंध है, बिहार में अल्कोहल पे प्रतिबंध है, गुजरात में प्रतिबंध वर्षों से है। बट एक चीज हमें समझनी पड़ेगी देश के समाज को, देखिए भारत सबसे बड़ा वेजिटेरियन नेशन है, एंड इट्स नॉट बिकॉज नॉन वेज वॉज बैंड इन भारत इन एनी टाइम, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेंट्स, ऑफ आवर कल्चर, ऑफ आवर ओन अवेयरनेस। तो समाज पहले खुद समझे, बिकॉज देखो जिसको पीना है वो तो फिर इलीगल स्मगलिंग को फिर जब बढ़ावा देगा। बिहार में वही चीजें हो रही हैं, जो पुराने एडिक्टेड लोग हैं वो फिर कहीं ना कहीं से स्मगल करवा के अपना ले रहे हैं। वो तो जहां पे भी बैंड है वो तो हर जगह की यही कहानी है कि वो तो करेंगे। तो हमें रोकना है तो पहले समाज से आग्रह करना होगा, समाज की आदतें बदलनी होंगी, समाज का खुद आदेश होगा तो सत्ता तो वही मानेगी जो समाज चाहता है। उड़ीसा में बैन हुआ ना, बिहार में लोग चाहते थे, महिलाएं चाहती थी कि नहीं यार मेरे घर के सारे मर्द तो परेशान है तो इसको बैन किया जाए, बैन हुआ। लेकिन सोल्यूशन वहां नहीं है, सोल्यूशन है पहले सबसे कि डंडा हाँकने से पहले उनका हृदय ही परिवर्तन किया जाए। नई पीढ़ी करेगी ही नहीं तो फिर किसी को मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है मंजू, अब मुझे जानना ये है विलन पहचानो क्या है, आप इस पे काम कैसे करते हैं और ये है क्या चीज? विलन पहचानो बेसिकली एक एंटी एडिक्शन कैंपेन है। जो एंटी एडिक्शन का मतलब है कि जो नशा नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग अवेयर करते हैं कि विलेन पहचानिए, और आपके वातावरण में आसपास जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके अंदर एक छोटा विलेन हो सकता है जो आपको एडिक्शन की तरफ ले जाए। जैसे बड़े स्तर पे एग्जांपल ले तो चलिए रोहित शर्मा जी हैं, हमारे भारतीय टीम के क्रिकेट के कप्तान हैं, वो हमारे लिए वर्ल्ड कप लेकर आए, हमारे लिए हीरो हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक छोटा विलेन है, उसको पहचानने की जरूरत है कि जब वो ड्रीम 11 सट्टेबाजी का प्रचार करते हैं, तो अगर ड्रीम 11 का प्रचार कर रहे हैं तो हमें फिर उस ओर उनसे प्रभावित नहीं होना है। और ऐसे ही शाहरुख खान है, अक्षय कुमार हैं, गुटखा, पान मसाला, तमाम चीजों का जो प्रचार कर रहे हैं, छोटे पे स्तर पे उदाहरण लें तो आपका कोई दोस्त हो सकता है, मित्र हो सकता है, जो आपको कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर में या बोले कि पार्टी करने चलते हैं, चलो ये ट्राई करते हैं। और आजकल ये बहुत होता है जब बेसिकली तब जब जेन ज़ी ज्यादा से ज्यादा इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, उनको भय रहता है कि मेरे जो दो चार मेरे दोस्त है वो भी ना छूट जाएं, तो कहीं पीयर प्रेशर में नशा करना ना शुरू कर दें, तो वहां भी विलेन पहचानो कि नहीं, उस चीज को तुरंत ना बोलना है। तो वहां हर एक व्यक्ति में विलेन हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं से, अब देखिए हम अगर बिहेवियरल एडिक्शन की बात करें, नीरज चोपड़ा जी हैं, कितना अच्छा हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आया ओलंपिक्स में, पर ठीक है चलो 24-25 साल का यंग लड़का है, गोल्ड मेडल लेके आया, लेकिन पैसा का कोई प्रपोजल गया होगा और उसने
पबजी बीजीएमआई का प्रचार करना शुरू कर दिया। हम्म, वहां भी विलेन पहचानो, समझो कि उसके आपको उसको तब फॉलो करना जब वो 10-10 घंटा मेहनत कर रहा है अपने करियर के लिए, देश के लिए मेडल ला रहा है। उसके शेड्यूल को फॉलो करो, उसकी दिनचर्या को फॉलो करो, ना कि जब वो बोल रहा है कि 4 घंटा बैठ के पबजी खेलो। तो हमें ये इस विलन को पहचाना है जो ये नॉर्मलाइज करना चाहता है कि नशा तो हमारे समाज में एक स्टैंडर्ड है। हम मीटिंग करेंगे, हवाई जहाज में घूमेंगे, नशा करेंगे। ग्लैमर इतना पुटअप किया जा रहा है कि नशा करना हमारी लाइफस्टाइल का एक साधारण अंग बन जाए, जिसको हमें रोकना है अगर हमें देश के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को बचाना है। बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है अगर आप इस पे काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली बहुत ही प्रॉब्लम वाली चीज़ है, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैंने देखा है कि कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों से। आप कैसे मना करोगे? अगर आप शाहरुख खान को अपना आइडियल मान रहे हो और वो गुटखा बेच रहे हैं, तो आप कैसे अपने बच्चे को समझाओगे कि शाहरुख खान की वो मूवी में वो डायलॉग सही था, उस पे जाना है, या ये गुटखा बेच रहा है, इस पे जाना है? ठीक है। तो आप इस पे काम कैसे करते हैं? मतलब आप लोगों को जागरूक कैसे करते हैं? अभी हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में हुँ, अपना एक हमारा 1 घंटे का सेशन रहता है, इंटरेक्टिव सेशन रहता है। और रिजल्ट ऐसा आ रहा है बच्चों में से, जब हम बातचीत करके बाहर निकलते हैं उस 1 घंटे में, तो उनको हम बताते हैं हुँ, कि देश को आगे ले जाने आप लोग हो। अगर आप लोगों में से कोई सचिन तेंदुलकर है, कोई जेआरडी टाटा होने वाला है, और हुँ, जरूरी नहीं है कि परीक्षा में आप 90% लाओ, 95% लाओ, कोई हुँ, जरूरी नहीं है। हुँ, आप 50%, 40%, इनफैक्ट ड्रॉप आउट हमारे यहाँ मिलियनर्स बिलियनर्स बड़ा बड़ा बिजनेस स्टार्ट स्टैब्लिश कर रहे सही हैं बात है। और हाँ, हजारों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। हुँ, जरूरी यह है कि आप अपने जीवन में मेहनत करते रहो। जहां आपको प्रकृति ने आपको जो बुद्धि दी है, आप हुँ, उसमें आगे बढ़ो। गलत संगत से, नशे से दूर रहोगे तो जब बस मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहोगे, तो जिंदगी में कभी रोटी पानी का कभी कमी तो बिल्कुल नहीं होगा। हुँ। और इनफैक्ट जो बैक बेंचर्स होते हैं वही ज्यादा ये ट्राई करते हैं। तो बैक बेंचर्स ही हुँ, होते हैं ना, बोलते हैं राउंड पेग्स इन स्क्वायर होल्स। हुँ, वही लोग होते हैं जो सेट नहीं हो पाते कहीं तो कुछ नया क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं, देश को एग्ज़ैक्टली। आगे लेकर जाते हैं। तो हुँ, हम क्लियर बोलते हैं, देखो भाई मैं सबके लिए नहीं आया हूं। आई नो कि सबके दिमाग में ये बातें हुँ। नहीं जाएंगे, लोग बोलेंगे भैया आए क्या लेक्चर देके चले गए। बट आई केम हियर फॉर दैट वन सचिन तेंदुलकर, फॉर वन जेआरडी टाटा, फॉर वन एमएस धोनी, हुँ, जो देश को आगे ले जाना चाहता है। हुँ। अब आप सोच लो कौन एक है वो। अब अब बच्चे डिसाइड करते हैं कौन है। हाँ, ये तो तो ये बड़ी बात अच्छी है। बात है। इतना सामाजिक कार्य आप कर रहे हो हिमांशु, और अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अगर सरकार आपको पूरा सपोर्ट दे दे, उसने मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि हिमांशु ठीक है जो करना है करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तो सबसे पहला बदलाव क्या लाना चाहोगे? एक मेजर चेंज जो होता है। देखिए थोड़ा सा अलग सी बात है, लेकिन सरकार सब सपोर्ट दे और फिर सरकार बदल जाए। ठीक है। तो पता चला मेरा मेरा मेजर चेंज 5 साल बाद जो है, चेंज हो जाएगा। 5 साल बाद अटक गया मेरा। हाँ, तो अच्छा है कि समाज सपोर्ट दे, क्योंकि सही समाज बात है। सपोर्ट देगा तो धीरे धीरे ही सही 10 साल, 12 साल, 15 साल में कुछ तो टारगेट अचीव होगा, कुछ तो हुँ, सामाजिक बदलाव होगा। हुँ, तो सरकार से ज्यादा हम लोग प्रयास करते हैं समाज का। हुँ, जो एनजीओ सामाजिक सपोर्ट चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही धन मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही रिसोर्सेज मिल रहे हैं, लेकिन समाज जब जुड़ता जाता है तो आपको यह भी पता होता है कि कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि हुँ। समाज फीडबैक अच्छा देता देता है। है, ट्रू। समाज आपको रिसोर्सेज हुँ, वहां देता है जहां आपको जरूरत हो। हमें हुँ, आज बुलाकर बोला था, अगर हम किसी नंदी के लिए नाद यूज करें तो टूट जाता है, तो कोई व्यापारी बुलाकर बोलता है हिमांशु जी मेरे यहाँ ड्रम रखा है, आज उसको मैं कटवा दूंगा और आप अपनी बाइक पे बांध कर ले जाओ। हुँ, तो वहां में फील होता है कि समाज जुड़ रहा है हमारे कार्यक्रम से, धीरे धीरे ही सही। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है ना कि बड़ी फंडिंग, बड़ा सपोर्ट आपको इनिशियल स्टेज में, आई एम नॉट टॉकिंग कि 15-20 साल बाद हम लोग, मैं ऐसा बोलूंगा, हुँ। बट इनिशियल स्टेज में हमें सीखने को बहुत मिलता है अगर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं धीरे-धीरे काम करें। सामाजिक सपोर्ट से। हुँ, और समाज मेरी दिशा दशा सेट करता है, जो हुँ, समाज में परिपक्व लोग हैं, एजेड लोग हैं, व्यापारी गण हैं, तमाम शिक्षाविद हैं, बीएचयू के प्रोफेसर्स हैं, युवा छोटे छोटे प्रोफेशनल्स जो अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, मेरे से 5 साल छोटे, 6 साल छोटे, हुँ, सबकी राय मिलती है। और फिर एक छोटे संगठन जिसका
अभी स्थापना 5 साल पहले हुई हो, उसको पता चलता है कि कैसे सही दिशा में आगे बढ़ा जाए, समाज का नैरेटिव क्या है, समाज सोच क्या रहा है, समाज किस प्रकार से सहयोग करने में तैयार है। और फिर ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं फिर समाज की हो जाती है, और वो लोग आपकी चिंता करते हैं, हिमांशु जी भूसा का प्रबंध हुआ कि नहीं, हिमांशु जी पशुआहार हुआ कि नहीं, अच्छा हिमांशु जी आपको रामनगर जाना है पशुआहार लेने, मेरी गाड़ी लेते जाओ, मेरे पिकअप आज खाली है। वो प्रेम, वो लगाव जब मिलता है, तब जाकर सच में सामाजिक संगठन बनता है। जो शब्दावली है सामाजिक संगठन, तो उसका नेतृत्व भले ये कर रहा है, लेकिन मैं तो एक मध्यस्थ हूं। जैसे एक पुजारी होता है, वो मंदिर का मालिक नहीं होता है, ना वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, वो तो बस मंदिर का देखरेख कर रहा होता है, मैनेजमेंट कर रहा है, उसके लिए उसको रेस्पेक्ट दिया जाता है, हुंडी होती है, उससे उसका घर परिवार चलता है। उसी प्रकार से मैं हूं, काम कर रहा हूं, समाज मुझे जो सहयोग दे रहा है उसको मुझे सही दिशा में लगाना है, तो मुझे मेरी अकाउंटेबिलिटी भी है, क्योंकि समाज जो दे रहा है वो ज्यादा अच्छे तरीके से नोट कर रहा है कि हिमांशु जी खर्च तो सही कर रहे हैं ना, कहीं महंगी चीज सस्ती जगह से मिल सकती थी, लेकिन महंगी चीज कहीं ऐसी जगह से नहीं ले रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं इस मेडिकल स्टोर से मतलब लोकल, तुम जाओ सब सागर मंडी वाराणसी में, वहां तुमको सस्ती दवाई मिल जाएंगी अगर तुमको बल्क में लेनी है तो। वो फिर मुझे बताए जाते हैं नॉलेज, वो इनसाइट्स मुझे दी जाती हैं, तब जाकर एक परिपक्व संगठन 10-15 साल में खड़ा होता है, जो सरकारों के बदलने से भी हिलता नहीं है। तो मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो ये सिखाता है। ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा कि आपके सोशल मीडिया पे मोदी जी आपको फॉलो करते हैं, बिल्कुल। तो इसी वजह से मेरा क्वेश्चन आया था। इस चीज को आप कैसे देखते हो, मतलब ये सपोर्ट है या उनका एक, हाँ सपोर्ट ही है, आप बताइए इस चीज को कैसे देखते हैं। मोदी जी फॉलो करते हैं उसको तो मैं ऐसे देखता हूँ कि वो मेरा पीठ थपथपाते हैं। उनकी सूची में मैक्स टू मैक्स 200 या 250, इस समय कुछ 50-60 पिछले साल बढ़े हैं, ऐसे समाज सेवक हैं जो ग्रास रूट्स पे काम कर रहे हैं। बाकी ब्यूरोक्रेट्स को फॉलो करते हैं, दूसरे देशों के राजदूत हैं, प्रधानमंत्री हैं, ऐसे लगभग 2200-2300 लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन 200-250 ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, जो भाजपा से नहीं जुड़े हैं, कहीं राजनीति में नहीं है, बस समाज में प्रत्यक्ष अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका फॉलो करना हमें इज नॉट कि चलो मोदी जी हमें फॉलो कर रहे हैं, हमसे वो कुछ देख, बस हमारे पीठ थपथपा रहे हैं, चाहते हैं कि चलो एनकरेज करें, कि नहीं इसको ये लगे कि चलो पीछे कोई तो रिकॉग्नाइज कर रहा है, कोई तो एक्नॉलेज कर रहा है। और फिर ये भी लगता है ना कि हाँ मतलब मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो अब मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, मोदी जी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसका मतलब यही तो है कि मोदी जी के ही पद चिन्हों पर चलना है। अब मोदी जी को कोई सरकारी सपोर्ट तो मिला नहीं था, उनका तो यूएस वीजा पे भी बैन लग गया था। तो किस रेजिस्टेंस में रह के, किस गरीबी में रह के उन्होंने काम किया है, उनकी माता जी, उनके भाई बहन, सारी चीजों से पूरा देश भिज्ञ है। तो हमें भी कहीं ना कहीं उन चीजों से कतराना नहीं चाहिए, और भगवान की कृपा है कि मेरे माता पिता ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। मैं ऐसे किसी गरीब परिवार से नहीं आता हूं, तो अगर माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं, परिवार साथ में है, रिसोर्सेज मिले हैं, तो मुझे तो उनका उपयोग बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। ठीक है। कभी मन नहीं करता कि अगर सिस्टम के बाहर रह के अगर इतना काम कर रहे हो और अगर सिस्टम में चले गए तो फिर और भी बहुत अच्छे काम हो सकते हैं, कभी ऐसा है विचार कुछ? हमें ये समझ में आता है कि अगर हम बाहर रह के अच्छा काम कर रहे हैं, तो सिस्टम में जो व्यक्ति है उसके अंदर बड़ा डर रहता है। तो 3 चीजें हैं जो हमारे वेदों में लिखी हुई हैं। पहला है राजसत्ता, जो ये राजनीति चलती है, जिसको आजकल हम लोग डेमोक्रेसी में हम लोग बोलते हैं ना, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, और 4th पिलर हम मीडिया को बोलते हैं। तो इसको तो ये लोग बोल देते हैं पूरी तरह से डेमोक्रेसी और यही पूरा सिस्टम है, बट एक्चुअल में ये है नहीं। सरकार से सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर सरकार से होता तो 3 किसान कानून जो गरीब किसानों के लिए बने हैं वो वापस नहीं लिए जाते किसान माफियाओं के डर से। लिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग था। अब मिसिंग क्या था? धर्म सत्ता और लोक सत्ता। राज सत्ता तो आपकी हो गई, जो 4 पिलर्स हो गए, लेकिन धर्म सत्ता क्या है? जो ये साधु संत हैं, सन्यासी हैं, जो मैंने बोला ना कि भारत वेजिटेरियन देश इसलिए नहीं है कि राज सत्ता ने डंडा हाका, भारत वेजिटेरियन देश है क्योंकि हमारी धर्म सत्ता बहुत मजबूत है। और आज के डेट में प्रेमानंद जी महाराज अगर एक लाइन बोल देते हैं तो भारत का युवा, हमारे सभी नागरिक से लेकर जेनजी तक उनको फॉलो करता है। इन्फ्लुएंसर, मैं इसी चीज के साथ ऐड करना चाहूंगी कि इन्फ्लुएंसर लोग आजकल, हर व्यक्ति इन्फ्लुएंसर बना है।
पर अगर प्रेमानंद जी की बात करें तो अगर मेजर चेंज जो ला रहे हैं वो प्रेमानंद जी महाराज गॉड ला ऑफ रहे ऑल हैं। इन्फ्लुएंसर्स। एग्जैक्टली मतलब आई एम जी। वेरी इम्प्रेस कि अच्छा बच्चे भी उनको सुनते हैं, जो युवा मानते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, जी। पता नहीं क्यों उनकी बातों से लोग डर के सीख रहे हैं या जो भी है, बट चेंजेस तो आ रहे हैं। बिल्कुल डर के नहीं, वो जो बताते हैं ना बहुत प्रैक्टिकल बातें, नहीं उनकी और उनका बातों से खुद का जीवन भी। उनकी बातों से लगता है कि ये बोल रहे हैं ये सच हो जाएगा। मैंने ये भी देखा है देखिए, लोगों के अंदर। जब धर्म का वो ऑरा होता है ना, हाँ तो आपको व्यक्ति की एनर्जीज फील होती हैं। और कहीं ना कहीं जब हमारा देश का युवा प्रेमानंद जी को सुनता है, तो उसके पीछे केवल उनके शब्द नहीं होते हैं, प्रेमानंद जी महाराज का जीवन भी होता है। जीवन भी है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में जो ओज है वो उनके अपने कर्मों से भी है। उन्होंने क्या सहा है, एक व्यक्ति जो काशी के 80 घाट बैठकर भिक्षावृत्ति तक किया हो, और उसके बाद भी हम बोलते हैं ना, वेदों में लिखा है ना, इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम न मम, उसको साक्षात जीने वाले लोग, तो उनका तो ऑरा क्या मैच करेंगे। तो उस वो तो जो जिस वाणी से बोलता है शंकराचार्य जी 33 साल की उम्र में आप पूरे देश के हिंदुओं को एकजुट कर देते हैं, मठों की रचना कर देते हैं, तो उसके उसके पीछे उनका अपना त्याग, तपस्या और जीवन के अपने कर्म थे। तो ऐसे महापुरुषों को देश हमेशा आगे लाता आया है। तो वही ओज पूज्य प्रेमानंद जी महाराज में है, वही ओज श्री श्री रविशंकर में भी है, वही ओज सदगुरु में है, वही ओज हमारे बागेश्वर धाम सरकार जी में है। तो अलग अलग तरीके से आज की डेट में जो हिंदू एकजुट हो रहा है, इट्स नॉट बिकॉज सम organization, some political party. It's because of collective efforts of all the saints, organizations, political जो हमारे नेतृत्व करता है, सबका मिला जुला कर एक गठजोड़ बना है। तो आपका ये जो काम है, ये धर्म है, तपस्या है या कर्तव्य है? नहीं, मैंने अपना जो वाक्य था वो अभी अधूरा छोड़ दिया। तो एक तो राज्य सत्ता हो गई, एक हो गई धर्म सत्ता, तीसरी होती लोक सत्ता। तो लोक सत्ता में ना तो हम लोग कोई धर्मात्मा है, ना ही हम कोई राजनीतिज्ञ हैं, हम लोग सामान्य समाज सेवक हैं, जो समाज के नैरेटिव को बिल्ड करते हैं, समाज क्या सोच रहा है उसको और हम लोग एम्पलीफाई करते हैं, और समाज में क्या जरूरी है उसको पॉइंट करके उसको काम करने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट, एक इनिशिएशन का काम करते हैं। तो ऐसे समाज सेवकों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोक सत्ता रहती है तो राज सत्ता को भी बल मिलता है, धर्म सत्ता को बल मिलता है, और ये तीनों ही जो हमारे पिलर्स है ये अच्छे से काम करने चाहिए। सो व्हाट आई फील कि आप 1000 की अगर पॉपुलेशन है, आपके पास 1000 पॉपुलेशन पे एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, 1-2 डॉक्टर होने चाहिए, आपके पास इंजीनियर्स और तमाम प्रोफेशनल्स होने चाहिए। तो 1000 पर पॉपुलेशन पे एक फुल टाइम सोशल वर्कर भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पे राज सत्ता काम नहीं कर पा रही या इग्नोर कर रही, क्योंकि बिकॉज वो तो सैलरी ले रहे हैं ना, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं या किसी वश काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर लोक सत्ता का जो प्रहरी है, जो सोशल वर्कर है, वो जाकर उसको एड्रेस करे, राज सत्ता पे दबाव बनाए, समाज को यूनाइट करे। क्योंकि कुछ चीजें जैसे हम जो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, आप एनिमल्स को चलो ठीक है एक बार में साइड करिए, लेकिन जो हम लोग ह्यूमंस का ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, अभी 2 महीने पहले लगभग एक महिला को ट्रेन से लूटपाट करके उसका सामान कुछ सेडेटिव खिला के फेंक दिया गया था। 2 घंटे तक वो रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। हमारे लहरतारा चौराहे के आसपास, सॉरी मड़ुआडी चौराहे के आसपास की घटना है, और कोई भी नहीं पहुंचा। समाज डरता है कई बार कि कौन आ गया है, व्यापारी हैं, 1 घंटा भी समय देना पड़े, 2 घंटा भी, तो मेरी दुकान प्रभावित होगी, तो उस समय कौन आगे आएगा? कोई व्यापारी या कोई प्रोफेशनल अपना काम छोड़ के तो नहीं आएगा। हाँ, ही कैन जस्ट इन्फॉर्म किसको करेगा? तो उसके पास तो कोई संगठन होना चाहिए, किसी तो एक लोक सत्ता या फिर समाज सेवक, जिसको हम लोग आज की भाषा में बोले तो समाज सेवक का नंबर होना चाहिए, जो आए उस पर अपना समय दे, उसकी वो ड्यूटी हो, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो। समाज पूछे कि तुम अगर यहाँ आए थे तो काम अच्छे से किए कि नहीं, कहाँ ले गए इसको, कैसे बातचीत किए, तो ये ड्यूटी उन लोगों की बन जाती है, और उसके बाद से उन चीजों को हम लोग रिजॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसे ही सोशल वर्कर्स अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, और हमारे धर्म, कर्मकांड, इन तीनों चीजों का मिलकर एक अच्छे स्वस्थ समाज की रचना होती है। तो मैं उसको अपना कर्तव्य ही ऑफ कोर्स समझता हूँ। तो आज से 20 साल बाद हम हिमांशु को कहाँ देखेंगे? आप हिमांशु को वही फिर से आप कोई ना कोई पशु होगा उसकी सेवा में करते हुए देखेंगे,
फिर 20 साल बाद के जो स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, उसमें आप ऐसे ही विलेन पहचानों के प्रेजेंटेशन देते हुए देखेंगे। आप हिमांशु को फिर देखेंगे कि कोरोना जैसी अगर भगवान ना करे कोई त्रासदी आ जाए, तो फिर वही हरिश्चंद्र घाट पे 100 से ज्यादा अनक्लेम्ड लाशें जो बेचू मर्सिडीज निकल रही हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हुए देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि कोई शहला राशिद नाम की कोई देशद्रोही अगर धारा 370 हटाने का विरोध करती जंतर मंतर पे, तो हम जाकर उसका विरोध करते हैं, एक मीडिया नैरेटिव सेट करते, समाज को बताते हैं कि ये क्या झूठ बोल रही है और क्या वास्तविक तथ्य है। फिर आप वहीं देखेंगे सऊदी अरब दूतावास के बाहर, जब सऊदी अरब दूतावास ने अपने नोट पर कश्मीर को आजाद दिखा दिया और हमने जाकर सऊदी अरब दूतावास के अंदर जूता फेंकने काम किया, प्रदर्शन किए, और फिर कश्मीर की आजादी जो उसने अपनी करेंसी पे लगा रखी थी उसको उन्होंने वापस लिया। तो समाज सेवक हूं, जहां मौका मिलेगा वहां सेवा करते रहेंगे। हमारी अकाउंटेबिलिटी समाज के प्रति है। जो उस समय की समस्याएं रहेंगी, हम जो फील करेंगे उसको दूर करने का प्रयास, सेवा हमेशा करते रहेंगे। इस पूरी जर्नी में कोई एक ऐसा मोमेंट या कोई काम जिस पे आप अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करते हो? प्रयास तो करता हूं कि सभी कार्य मेरे ऐसे हों जो मेरे मन को संतोष पहुंचाएं, लेकिन मैं अपने आप को तभी संतोषजनक मानता हूं जब समाज के बड़ों का और जो हमारे धर्म के जो अग्रसर लोग हैं, हमारे साधु संत हैं, उनका जब मुझे आशीर्वाद मिलता है। तो काम करने के बाद जब वो फीडबैक देते हैं, जब वो मुझे बताते हैं कि जो तुमने किया अच्छा किया, जब वो संतुष्ट होते हैं, तभी शायद थोड़ी गर्व की और सच्चे संतोष की अनुभूति होती है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आज की ये बातचीत करके, और आई एम वेरी श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है, जो यूथ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और साथ में उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके इस सोच से, आपकी इस विचारधारा से। सो थैंक यू सो मच हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना बुलाने के लिए। इतना कीमती टाइम, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं हो हैं तो ऑफ कोर्स आप कहीं पे कुछ काम ही कर रहे होते, सामाजिक काम कर रहे होंगे, लेकिन थैंक यू सो मच बहुत बहुत इतना टाइम निकालने के लिए हमारे लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद।